नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों के उपचार के लिए अगले सप्ताह तक अतिरिक्त 20,000 बिस्तरों की व्यवस्था की जाएगी। देश भर में कोरोना जांच प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़कर 1,000 तक पहुंची। तमिलनाडु सरकार ने आज से मदुरई में 7 दिन की पूर्णबंदी लागू की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत और रूस के संबंध विशिष्ट रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया और सरकार ने नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या 50% कम करने का निर्देश दिया। समाचार प्रभात ने अपने सहयोगी सिद्धार्थ सिंह के साथ मैं विमलेंदु पांडे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि दिल्ली में अगले सप्ताह तक कोविड संक्रमित रोगियों के लिए अतिरिक्त 20,000 बिस्तरों की व्यवस्था की जाएगी। श्री शाह ने कहा कि दिल्ली के छतरपुर में राधा स्वामी व्यास में 10,000 बिस्तरों का कोविड देखभाल केंद्र इस महीने की 26 तारीख से काम करना शुरू कर देगा। श्री शाह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के पत्र के उत्तर में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय राधा स्वामी व्यास में कोविड देखभाल केंद्र के संचालन का दायित्व भारत तिब्बत सीमा पुलिस को सौंप चुका है। गृह मंत्री ने कहा कि 250 आईसीयू बेड सहित 1,000 बिस्तरों का कोविड अस्पताल अगले 10 दिन में तैयार हो जाएगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और टाटा ट्रस्ट केंद्र सरकार के सहयोग से इसका निर्माण कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसमें सशस्त्र सेना कर्मी तैनात किए जाएंगे। गृह मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में रेलवे कोच में बनाए गए कोविड देखभाल केंद्रों में संक्रमित लोगों की देखभाल के लिए भी सशस्त्र सेना कर्मियों की सेवाएं ली गई हैं। श्री अमित शाह ने कहा कि 8,000 अतिरिक्त बिस्तरों की व्यवस्था पहले ही दिल्ली सरकार के निर्णय पर जरूरत के अनुसार कोविड देखभाल केंद्रों की तैयारी के लिए की गई है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 56.37% हो गई है। अब तक 2,48,190 रोगी ठीक हो गए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि 14,933 लोगों में संक्रमण की पुष्टि के साथ कोरोना मरीजों की कुल संख्या 4,40,215 हो गई है। एक दिन में इस संक्रमण से 312 लोगों की मृत्यु होने के साथ मृतकों की संख्या 14,011 हो गई है। इसके साथ ही देश में मृत्यु दर 3.18% हो गई है। दिल्ली में कल 3,947 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। कुल संक्रमित लोगों की संख्या 66,602 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 68 रोगियों को इस महामारी के कारण जान गंवानी पड़ी। राष्ट्रीय राजधानी में अब तक 39,313 रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कोविड के मरीजों के स्वस्थ होने की दर लगभग 65% हो गई है, जबकि मृत्यु दर 0.50% है। राज्य में पिछले 24 घंटों में 83 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 2,439 हो गई है। अब तक 1,527 मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। 846 मरीजों का इलाज चल रहा है। छत्तीसगढ़ में कोविड से अब तक 12 लोगों की मौत हुई है। तमिलनाडु के मदुरई में 7 दिन की पूर्णबंदी कल रात से लागू हो गई। ये इस महीने के अंत तक चलेगी। लॉकडाउन का उद्देश्य शहर और आसपास के उपनगरों में कोविड-19 के संक्रमण में वृद्धि को रोकना है। तमिलनाडु में कल 2,516 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य में कोविड संक्रमितों की संख्या 64,603 हो गई है। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए चेन्नई के साथ ही अब मदुरई में भी पूर्णबंदी लागू कर दी गई है। पूर्णबंदी का उद्देश्य कोरोना के फैलाव की श्रृंखला तोड़ना है। मदुरई के साथ ही उसके उपनगरीय क्षेत्र तथा गांव में भी पूर्णबंदी को कड़ाई से लागू किया जा रहा है। पेट्रोल पंप सहित आवश्यक वस्तुओं की दुकानें दोपहर बाद 2 बजे तक खुली रहेंगी, लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं बिना किसी प्रतिबंध के जारी रहेंगी। इस बीच मुख्यमंत्री पलनीसामी वर्तमान स्थिति की समीक्षा के लिए आज जिला कलेक्टरों के साथ बैठक करेंगे। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं शशि भूषण त्रिपाठी।
असम में गुवाहाटी में कल रात 9 बजे से 11 वार्डों में लॉकडाउन की घोषणा की गई है। कामरूप जिले के उपायुक्त विश्वजीत पेगू ने बताया कि लॉकडाउन 14 दिनों तक लागू रहेगा। उन्होंने कहा कि यह फैसला गुवाहाटी शहर में कुछ इलाकों में कोविड-19 के बड़े स्तर पर फैलने के बाद लिया गया। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने कहा है कि उसने अब कोविड-19 के नमूनों की जांच के लिए देश भर में 1000 प्रयोगशालाओं की व्यवस्था की है। एक ट्वीट संदेश में आईसीएमआर ने इसे देश में परीक्षण सुविधाओं में ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। परिषद ने कहा है कि वर्तमान में कोविड परीक्षण के लिए 730 सरकारी और 270 निजी प्रयोगशालाएं हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने सभी संबंधित राज्य सरकारों, सार्वजनिक और निजी संस्थानों और अस्पतालों को कोविड-19 की जांच बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी है। परिषद ने कहा है कि कोरोना का संक्रमण रोकने और लोगों का जीवन बचाने के लिए जांच करना, संक्रमण का पता लगाना और उपचार ही एकमात्र उपाय है। उसने कहा है कि देश के प्रत्येक हिस्से में संक्रमण के लक्षण वाले व्यक्तियों की व्यापक जांच सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। संक्रमण की रोकथाम के लिए संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने की प्रणाली भी मजबूत की जानी चाहिए। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने पहले से उपचार करा रहे रोगियों के लिए कल से ओपीडी सेवाएं फिर शुरू करने का फैसला किया है। ये सेवाएं पिछले 3 महीने से बंद थीं। एम्स ने कोरोना संक्रमण के उपचार को देखते हुए 24 मार्च से ओपीडी सेवाएं बंद कर दी थीं। एम्स के निदेशक ने आरंभ में प्रत्येक विभाग के लिए केवल 15 रोगियों को देखने को मंजूरी दी है। कुछ दिनों में ये संख्या बढ़ा दी जाएगी। बिहार में पिछले 24 घंटों में 157 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 8050 हो गई है। इनमें से पटना में ही 48 लोगों में संक्रमण का पता चला है। 6027 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और उन्हें अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। 1969 मरीजों का इलाज चल रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। पीएमसीएच में 9 डॉक्टर संक्रमित हो चुके हैं। इसके अलावा 2 नर्स और पैथोलॉजी विभाग के एक टेक्नीशियन भी संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। राज्य सरकार ने आदेश जारी किया है कि संक्रमित डॉक्टर और पारा मेडिकल स्टाफ को अब 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन में रहना होगा। पहले उन्हें आइसोलेशन सेंटर में भेजा जाता था। आरएमआरआई पटना में आज से कोवास मशीन काम करने लगेगी। इससे कोरोना संक्रमितों की जांच में तेजी आएगी। इस मशीन से प्रतिदिन 1150 नमूनों की जांच हो सकेगी। राज्य में अब तक 1,69,000 से अधिक नमूनों की जांच हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सक्रिय भागीदारी से भारत कोविड का मुकाबला कर रहा है। कई राज्यों ने केंद्र के परामर्श, दिशा निर्देशों और मानकों के आधार पर कई तरह की रणनीति तैयार की है। ओडिशा ने भी कई ऐसे उपाय किए हैं जिनकी वजह से कोविड-19 के संक्रमण और मृत्यु दर में कमी आई है। गुजरात में कल कोविड-19 के 549 रोगियों की पुष्टि होने के साथ ही राज्य में संक्रमितों की संख्या 28,429 हो गई है। राज्य में कल 26 रोगियों की मृत्यु हो गई, जिन्हें मिलाकर मृतकों की संख्या 1,711 हो गई। इस बीच 604 रोगियों को कल पूरी तरह स्वस्थ हो जाने पर राज्य के विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दी गई। गुजरात में अभी तक कुल 20,000 रोगी कोविड संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार राज्य में 6,197 रोगियों का उपचार चल रहा है, जिनमें 62 की हालत नाजुक है और ये वेंटिलेटर पर हैं। कल सामने आए 549 रोगियों में से सबसे अधिक 230 अहमदाबाद से संबंध हैं। इसके अलावा 152 रोगी सूरत में और 38 वडोदरा में दर्ज किए गए। राज्य में अभी तक 3,34,000 लोगों की कोविड जांच की गई है। कोरोना महामारी के दौरान नए अवसर तलाशने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान से देश के स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहन मिला है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के श्री मोदी के आह्वान से केंद्र शासित प्रदेश दीव, दमन और दादरा नगर हवेली के स्थानीय विनिर्माताओं के उत्साह में तेजी आई है।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वोकल फॉर लोकल का नारा दिए जाने के बाद दमन और दादरा नगर हवेली के स्थानीय उत्पादकों को नया जोश मिला है। इस केंद्र शासित प्रदेश में पर्यटन के अलावा बड़ी संख्या में औद्योगिक इकाइयां भी काम कर रही है, जहां घर के कामकाज की चीजें, पंखा, फर्नीचर, कपड़ा आदि का उत्पादन होता है। लेकिन अब ये अपने उत्पादनों को मेड इन इंडिया की ब्रांड के साथ बेचते हैं। अजय बहती नाम के प्लास्टिक उत्पादक ने कहा, हम लोग हाउस होल्ड आइटम, प्लास्टिक आइटम बनाने में है। अभी हम हमारे प्रोडक्ट के ऊपर बड़े गर्व से बड़े अक्षरों में मेड इन इंडिया लिखते हैं और उसको इंडिया में ही बेचना और इंडिया से बाहर भी हम एक्सपोर्ट करते हैं। अगर हम निरंतर प्रयास करें और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी का हम इसको फॉलो करें, सब चीजें जो बाहर से भी आती थी अभी तक, उसको हम अपने यहाँ पे बनाने का कोशिश करें। अब ग्राहक भी मेड इन इंडिया वाली चीजों की ही मांग कर रहे हैं। हम इंडिया का प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे भाई बहनों को रोजी रोटी मिलेगी और इंडिया का विकास होगा। दमन में प्रदीप भावसार के साथ योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। केंद्र सरकार ने प्रवासी मजदूरों को अपने घरों में रोजगार देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया है। मध्य प्रदेश के 23 अन्य जिलों के साथ जनजातीय बहुल धार जिले को भी इस अभियान में शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के साथ प्रवासी मजदूरों को राज्य में अपना भविष्य सुरक्षित दिखाई देने लगा है। कोरोना महामारी के कारण गुजरात से जैतपुरा गांव लौटी प्रवासी मजदूर लालीबाई इस पहल के लिए प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करते नहीं थक रही। यहाँ हमारा कुछ रोजगार नहीं था और सरपंच और मंत्री साहब ने हमको रोजगार दिया और प्रधानमंत्री को धन्यवाद। एक अन्य प्रवासी मजदूर मोहन ने कहा कि घर पर ही रोजगार मिलने से बच्चों की परवरिश आसान हो जाएगी। जो भी काम का रोजगार जो हमारी पंचायत से हम लोगों को मिल रहा है, सब कुछ हमको लाभ भी मिल रहा है सर। इसमें हम क्या बच्चे बच्ची सब पढ़ रहे, रोजगारी भी मिल रही है हमारे को। धार कलेक्टर आलोक कुमार सिंह ने कहा कि जिले में लौटे 33,000 श्रमिकों के रोजगार के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। जो जिले में 33,000 लोग बाहर से आए थे उसमें 11,000 परिवार थे और बाकी बच्चे और छोटे लोग थे, तो इन सभी 11,000 का रजिस्ट्रेशन ऐप पे किया जा चुका है। इनको जॉब कार्ड भी उपलब्ध कराए जा चुके हैं। इनको विभिन्न रोजगारों में जोड़ा गया है। कोरोना महामारी के इस कठिन समय में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान प्रवासी मजदूरों के लिए वरदान साबित हो रहा है। धार से सुनील सचान के साथ संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। अंडमान निकोबार द्वीप में 4 और लोगों में कोरोना संक्रमण मिला है। इनमें से 3 लोग 22 जून को चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर आए थे और एक व्यक्ति पहले से संक्रमित रोगी के संपर्क में था। मुख्य सचिव चेतन बी सांगी ने ट्वीट कर बताया कि द्वीप में 13 लोगों का उपचार चल रहा है। आकाशवाणी से विशेषज्ञों की राय श्रृंखला में कोविड-19 के बारे में प्रमुख चिकित्सकों की राय प्रसारित की जाती है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के हृदय रोग विभाग के डॉक्टर अंबुज रॉय ने वरिष्ठ नागरिकों और हाइपरटेंशन और कैंसर जैसे रोगों से ग्रस्त लोगों को संक्रमण से बचने के लिए विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। In the larger population, it has given them time to understand the seriousness of the disease, the precautions they need to take, how to live with this. They have practiced social distancing. The people who already have heart disease, people who have had brain strokes, people who have lung disease, people who have some kind of cancer, they're much more prone to a more severe form of the disease if they get the disease. दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के डॉक्टर नरेश गुप्ता ने संक्रमण से बचाव के लिए सुरक्षित दूरी बनाए रखने और साफ सफाई का ध्यान रखने को महत्वपूर्ण माना है। खांसने के समय ऐसा खांसना छींकना चाहिए कि दूसरे के ऊपर नहीं जाए। टिश्यू पेपर रखे, रुमाल रखे, कोहनी रखे, बचाव करे। एक इसमें और चीज आती है, वो आती है डिस्टेंसिंग का। जब वो खांसता छींकता है तो 1 से 2 मीटर तक वो जा सकती है। तो अगर आप पहले 1-2 मीटर का फासला बना के रखेंगे तो उसका आपके तक पहुंचने का अंदेशा बहुत कम हो जाता है। जो कॉन्टेक्ट ट्रांसमिशन की बात आई फॉर्माइड से, उसके लिए हम कहते हैं कि आप हाथ साफ करें। हाथ अगर आप धोते रहेंगे तो उसमें जो वायरस है वो साबुन पानी के द्वारा निकलता रहेगा। और उसके साथ साथ अगर जरूरत समझे या पानी नहीं हो तो आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 0112331444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। ये कार्यक्रम रात 9:30 से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। हथेलियों पे तंबाकू मसाला रगड़कर स्वाद चखने के लिए मुंह तक जरूर लाएंगे।
सिगरेट और बीड़ी भी जलाकर होठों से जरूर लगाएंगे और फिर कैंसर, कोरोना, टीबी और हृदय रोग जैसी बीमारियों के चपेट में आएंगे। सर, तंबाकू सेवन जानलेवा है और आपकी और आपके परिवार की खुशियों के लिए हानिकारक भी। तो आज ही एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए शपथ लीजिए। सिगरेट, बीड़ी या किसी भी प्रकार के तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे और जीवन को सुरक्षित रखेंगे। खुजली झटपट दूर करे जालिम लोशन। वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों के उपचार के लिए अगले सप्ताह तक अतिरिक्त 20,000 बिस्तरों की व्यवस्था की जाएगी। देश भर में कोरोना जांच प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़कर 1,000 तक पहुंची। तमिलनाडु सरकार ने आज से मदुरई में 7 दिन की पूर्णबंदी लागू की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत और रूस के संबंध विशिष्ट रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। रूस में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया और सरकार ने नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या 50% कम करने का निर्देश दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और रूस के संबंध विशिष्ट रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि रूस ने भारत के साथ किए गए अनुबंध बनाए रखने का आश्वासन दिया है। उसने भरोसा दिलाया है कि कई अनुबंधों पर जल्द ही अमल भी किया जाएगा। श्री सिंह कल मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री यूरी बोरिसोव के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। श्री राजनाथ सिंह द्वितीय विश्व युद्ध की विजय दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित परेड में भाग लेने के लिए रूस की 3 दिन की यात्रा पर हैं। रक्षा मंत्री ने बताया कि कोविड संकट के दौर में तमाम कठिनाइयों के बावजूद भारत और रूस के संबंध सकारात्मक और मजबूत रहे हैं। उन्होंने कहा कि बैठक में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग की समीक्षा हुई और इसे विस्तार देने पर विचार विमर्श हुआ। रक्षा संपर्क को दोनों देशों के संबंधों में महत्वपूर्ण स्तंभ बताते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत के प्रस्तावों का रूस से समर्थन मिला है। उन्होंने कहा कि पारंपरिक मैत्री संबंध मजबूत बने रहेंगे और दोनों देश साझा हितों में सहयोग जारी रखेंगे। भारत और रशिया का एक स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वाला रिलेशनशिप है। हमारा डिफेंस रिलेशनशिप इसका एक महत्वपूर्ण पिलर है। मुझे भरोसा दिलाया गया है कि ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्ट को मेंटेन किया जाएगा और न केवल मेंटेन किया जाएगा बल्कि उनको और तेजी से कम समय में पूरा भी किया जाएगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि वे विजय दिवस परेड में भाग लेने की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय सैनिकों ने द्वितीय विश्व युद्ध में लाखों की संख्या में भाग लिया और शहादत दी। भारतीय सैनिकों ने भी लाखों की संख्या में इस वर्ल्ड वॉर में भाग लिया और हमें भी काफी कैजुअलिटीज का सामना करना पड़ा है। हमारे कई सैनिक युद्ध में सोवियत आर्मी को सहायता पहुंचाने के लिए भी कार्यरत थे। यह काफी गौरव का विषय है। ये हमारे दोनों देशों के आर्म फोर्सेज के बीच एवरलास्टिंग फ्रेंडशिप की एक मिसाल है। श्री सिंह ने कहा कि रेड स्क्वायर पर आज परेड में भारतीय सैन्य टुकड़ी का भाग लेना सम्मान और गौरव का विषय है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इस वर्ष भारत यात्रा पर आने की भी संभावना है। रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत के दावे का समर्थन किया है। रूस के विदेश मंत्री सर्जेई लावरोव ने कहा कि रूस, भारत और चीन की बैठक में संयुक्त राष्ट्र के संभावित सुधारों पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि भारत सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए प्रबल दावेदार है। उन्होंने कहा कि रूस भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करता है और मानता है कि भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन सकता है। रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित त्रिपक्षीय बैठक के दौरान संयुक्त राष्ट्र में सुधारों पर चर्चा की। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। भारत को हाल ही में 2 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। भारत का 2 साल का कार्यकाल 1 जनवरी 2021 से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति ने कहा था कि सुरक्षा परिषद में भारत का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेरक वैश्विक नेतृत्व का प्रमाण है, जो उन्होंने विशेष रूप से कोविड-19 के समय दुनिया को प्रदान किया है।
भारत ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान, सहयोगी देशों के वैध हितों का ध्यान तथा बहुपक्षवाद को समर्थन और साझा हितों को बढ़ावा देना ही टिकाऊ विश्व व्यवस्था कायम करने का एकमात्र तरीका है। रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के त्रिपक्षीय वर्चुअल सम्मेलन में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि इस विशेष सम्मेलन से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में समय की कसौटी पर खरे उतरे हमारे सिद्धांतों की फिर से पुष्टि होती है। विदेश मंत्री ने कहा कि दुनिया के प्रमुख देशों को समूचे विश्व के लिए मिसाल पेश करनी चाहिए। But the challenge today is not just one of concepts and norms, but equally of their practice. The leading voices of the world must be exemplars in every way. Respecting international law, recognizing the legitimate interests of partners, supporting multilateralism, and promoting common good are the only way to build a durable world order. डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र 50 सदस्यों के साथ शुरू हुआ था और आज 193 देश इसके सदस्य हैं। इसलिए संयुक्त राष्ट्र के निर्णय लेने की प्रक्रिया को पहले की तरह जारी नहीं रखा जा सकता। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि रूस, भारत और चीन विश्व की कार्यसूची के निर्धारण में सक्रिय रूप से भागीदार रहे हैं और भारत को आशा है कि बहुपक्षवाद की नई अवधारणा पर भी तीनों देशों की आम राय बनेगी। India made a significant contribution with 2.3 million of its citizens under arms and 14 million more participating in war production. Indian blood was shed at the battlefields of the world, from Tobruk, El Alamein and Monte Cassino to Singapore, Kohima and Borneo. विदेश मंत्री ने कहा कि तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों में भारत को उचित सम्मान नहीं दिया गया। ये ऐतिहासिक अन्याय पिछले 75 वर्ष में भी ठीक नहीं किया गया, जबकि दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। इसलिए विश्व के लिए ये महत्वपूर्ण है कि भारत के योगदान का सम्मान किया जाए और अतीत की भूल सुधारी जाए। भारत ने नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या 50% कम करने का निर्णय लिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान और उसके अधिकारियों का व्यवहार वियना संधि तथा राजनयिक और दूतावास अधिकारियों के आचरण संबंधी द्विपक्षीय समझौते के अनुरूप नहीं है। इसके विपरीत उनके व्यवहार में सीमा पार हिंसा और आतंकवाद का समर्थन निहित रहता है। मंत्रालय ने हाल ही में पाकिस्तान में बंदूक की नोक पर 2 भारतीय अधिकारियों के अपहरण और उनके साथ दुर्व्यवहार का हवाला दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये घटना दर्शाती है कि इस दिशा में पाकिस्तान किस हद तक जा सकता है। भारत लौटने के बाद अपहृत अधिकारियों ने पाकिस्तानी एजेंसियों के बर्बर व्यवहार का ब्यौरा दिया। इस संबंध में कल पाकिस्तानी उच्चायोग के प्रभारी अधिकारी को विदेश मंत्रालय में तलब किया गया और बताया गया कि भारत ने बार बार पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारियों की गतिविधियों के बारे में चिंता व्यक्त की थी। मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तानी अधिकारी जासूसी गतिविधियों में लगे रहते हैं और आतंकवादी गुटों के साथ संपर्क रखते हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। इन्हें बारामूला जिले के सोपोर इलाके के मुकाम पोथका और चांदपोरा से कल गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में चारों ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के निर्देश पर पुटका में पुलिस चौकी पर ग्रेनेड हमले की बात स्वीकार की। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। उपराज्यपाल श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से यात्रा के लिए बुनियादी और स्वास्थ्य सुविधाएं, राशन और रसोई गैस आपूर्ति, बिजली, पीने का पानी, सुरक्षा व्यवस्था, दूरसंचार और आपदा प्रबंधन जैसी सभी तैयारियां सुनिश्चित करने को कहा। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड दूरदर्शन पर सुबह और शाम की आरती के सीधे प्रसारण की व्यवस्था कर रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने सभी कॉलेज विद्यार्थियों को प्रोन्नत करने और परीक्षा के बिना उन्हें अगले सत्र में प्रवेश देने का फैसला किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इससे राज्य के 17,77,000 से अधिक विद्यार्थियों को लाभ होगा। राज्य सरकार के इस फैसले से मध्य प्रदेश में 17,77,000 से अधिक स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के छात्र लाभान्वित होंगे। हालांकि कोई भी ऐसा छात्र जो परीक्षा के माध्यम से अपने ग्रेड में और सुधार करना चाहता है, उसके पास परीक्षा देने का विकल्प होगा। इस बीच सरकार ने यह फैसला भी लिया है कि राज्य के सभी स्कूल 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। इसके अलावा 12वीं कक्षा के उन छात्रों के लिए जो किसी भी कारण से बोर्ड परीक्षा नहीं दे पाए हैं, एक बार फिर परीक्षा आयोजित की जाएगी।
स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव ने बताया कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं राज्य में पूर्ण हो चुकी हैं। इसलिए 10वीं का परीक्षा परिणाम जुलाई के पहले सप्ताह में और 12वीं के परीक्षा परिणाम जुलाई के तीसरे सप्ताह में आने की संभावना है। उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह से बच्चों को किताबें वितरित करने की व्यवस्था भी की जा रही है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। भारतीय रेल नियमित रेलगाड़ियों में इस वर्ष 14 अप्रैल या उससे पहले लिए गए सभी टिकटों की धनराशि पूरी तरह वापस करेगा। रेलवे ने एक बयान में कहा है कि ऐसे सभी टिकट रद्द कर दिए जाएंगे और मौजूदा प्रावधानों के अनुसार पूरी धनराशि वापस की जाएगी। और अब एक नजर देश भर में आज के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। गरज के साथ वर्षा हो सकती है। पश्चिम चलें तो मुंबई में आसमान साफ रहेगा, लेकिन हल्की वर्षा भी हो सकती है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं दक्षिण की बात करें तो चेन्नई में भी आसमान आमतौर पर साफ रहेगा, लेकिन बूंदाबांदी भी हो सकती है। तापमान 28 डिग्री से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। पूरब की बात करें तो कोलकाता में भी छुटपुट बादल छाए रहेंगे, हल्की वर्षा हो सकती है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। गिलगित में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और वर्षा होने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। समाचार कक्ष से अलका सिंह। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और सिद्धार्थ, अब ये बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या खास है। जी हाँ विमेंदु, अगर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर एक नजर डालें तो भारत और चीन की सेनाओं की कोर कमांडर स्तर की बैठक अखबारों की बड़ी खबर है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वास्तविक नियंत्रण रेखा से पीछे हटेंगी सेनाएं। भारत ने कहा रोड बनाते रहेंगे। 11 घंटे तक चली इस बैठक में बनी सहमति। हिंदुस्तान ने अमरीकी रिपोर्ट के हवाले से टिप्पणी की है, चीन ने रची थी साजिश लेकिन दांव पड़ा उल्टा। अमर उजाला लिखता है, सरकारी ई मार्केट पोर्टल पर बताना होगा किस देश का बना है उत्पाद। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए किया गया फैसला, स्थानीय कच्चे माल की भी देनी होगी जानकारी। राजस्थान पत्रिका का कहना है, चीन ने नेपाल सीमा पर नदियों का रास्ता बदलकर किया कब्जा। नेपाल के कृषि विभाग के दस्तावेज के हवाले से पत्र लिखता है, तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सड़क विकास परियोजनाओं के कारण नदियों के मार्ग बदलने से चीन की सीमा का हो रहा विस्तार। जनसत्ता लिखता है, अमेरिका ने H-1B वीजा पर साल के अंत तक लगाई रोक, भारतीय पेशेवर हो सकते हैं प्रभावित। अखबारों ने इसे भारतीय IT पेशेवरों के लिए बड़ा झटका बताया है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, सऊदी अरब ने विदेशियों के हज पर रोक लगाई, कोरोना संकट के कारण किया गया ये फैसला। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, इस साल भारत से हज के लिए नहीं जाएंगे लोग, जायरीनों की रकम बिना कटौती वापस की जाएगी। देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष के लाखों विद्यार्थियों के लिए राहत की खबर पर अमर उजाला की सुर्खी है, अब अंतिम वर्ष के छात्रों को भी नहीं देनी होगी परीक्षा, पिछले सेमेस्टर के आधार पर मूल्यांकन से रिजल्ट की तैयारी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों के उपचार के लिए अगले सप्ताह तक अतिरिक्त 20,000 बिस्तरों की व्यवस्था की जाएगी। देश भर में कोरोना जांच प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़कर 1,000 तक पहुंची। तमिलनाडु सरकार ने आज से मदुरई में 7 दिन की पूर्णबंदी लागू की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत और रूस के संबंध विशिष्ट रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया और सरकार ने नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या 50% कम करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।